नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत पहुंचते ही बुरी तरह से रोने लगी विनेश फोगाट, बहनों ने बांधा ढाढ़स, साक्षी ने सरकार के समर्थन को सराहा। कोलकाता रेप मर्डर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई चंद्रचूड़ से की स्वतः संज्ञान लेने की मांग। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, का भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का कर रही है राजनीतिकरण। यूपी के सोनभद्र में 8वीं की छात्रा के साथ उसके शिक्षक ने किया रेप, बीएचयू में इलाज के दौरान हुई मौत। तीसरी बार भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल गंगा नदी में ध्वस्त, 1710 करोड़ की है योजना। तुर्की की संसद में ऐसा क्या हुआ कि चल गए लात घुसे, सांसद ने मुंह पर मारा मुक्का। अब समाचार विस्तार से। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट देश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही देशवासियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस पल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। वीडियोस में देश की बेटी के चेहरे पर साफ तौर से असफलता के आंसू देखे जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी बहनों ने उनको काफ़ी समझाया, इसके बावजूद वो अपने आंसुओं को नहीं संभाल सकी। विनेश ने जो देश के लिए किया है वो बहुत कम ऐसे प्रदर्शन करते हैं, तो विनेश को जितना मान सम्मान प्यार दोगे, बस मैं यही चाहती हूँ कि विनेश को मान सम्मान और ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। उन्होंने पूरी मदद की इसके मेडल के लिए। मेडल मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अत्याचारी कार्यकाल का अंत हो गया है। पिछले 10 साल में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसने भाजपा से धोखा नहीं खाया। हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के जुल्मों सितम के कार्यकाल का अंत हो गया है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा को तरक्की तो छोड़ दीजिए, अवनति यानी ऐसे कागार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हरियाणा का हर वर्ग आज त्राहिमाम है। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत 1 अक्टूबर को वोट की चोट से हरियाणा के लोग और भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि के अंदर उनके आशीर्वाद से हरियाणा की जनता करने वाली है। 10 वर्षों में हरियाणा को क्या मिला सिवाय लूट, भ्रष्टाचार और खुलेआम कुशासन से? हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान हरियाणा की सड़कों पर लाखों की संख्या में पड़ा रहा। 700 किसान शहीद हो गए, परंतु भाजपा की सरकार ने उन्हें दिया कील, नश्तर, अश्रु गैस, लाठियां, गोलियां और दुत्कार। अब उस दुत्कार का बदला लेने का समय आ गया है जो किसान, खेत मजदूर और आड़ती को मिली है। हरियाणा का नौजवान का भविष्य अंधकार की गर्त में धकेल दिया गया। रेसलर विनेश फोगाट आज पेरिस से भारत लौट आई हैं। उनका दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें रिसीव करने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ, इसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। उधर हुड्डा ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए विनेश को खरा सोना बताया है। जनता से लोग बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। क्या खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा राजनीति में इस बार के विधानसभा? देखिए, सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पर। ये यात्रा की इसी तरीके से कहां तक जाएगी? क्या आप लोग का रूप लाना? ये आज सारे मलाली गांव तक का स्वागत रखा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या मामले में एक और पत्र याचिका जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लिखी गई। सीजीआई से पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। उज्जवल गौड़, रोहित पांडे ने पत्र में कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के विभिन्न और नृशंस बलात्कार और हत्या में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि ये मामला केवल एक निर्दोष जीवन का उल्लंघन नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा पर हमला है, न्याय और मानवता के आदर्शों का घोर अपमान है जिसे हमारा महान संविधान कायम रखता है। किस क्रूर तरीके से इस युवा जीवन को खत्म कर दिया गया, उसने हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोर के रख दिया है। एक होनहार डॉक्टर जिसने स्वयं को उपचार करने और लोगों की जान बचाने के पवित्र कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया था, उसी परिसर में क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई जहां उसने मानवता की सेवा की थी। आरवी अशोक ने कहा कि डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। जिस लड़की के साथ घटना हुई वो मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। इस घटना को किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। जिस तरह से उसको मारा गया उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सीबीआई ने मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए आरजी ग्रामीण अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वहीं पीड़िता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह 3 बजे से 10 बजे तक जब तक उसके साथ ये घटना हुई तब तक क्या किसी को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तक कि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर शक जताया है। देश में इन दिनों बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड हो, बिहार हो या कोलकाता या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप से पूरे देश में आक्रोश है। महिला ट्रेनी को इंसाफ मिले, इसके लिए देश भर में प्रोटेस्ट जारी हैं। दिन हो चाहे रात हो, महिला डॉक्टरों को इंसाफ मिले और दोषियों को फांसी दी जाए, इसके लिए डॉक्टर्स एकजुट हैं। करते हैं हम जूनियर रेजिडेंट, तो हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे पेशेंट्स को सेफ रख सकते हैं। आप खुद सोचिए, एक फीमेल डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ है कोलकाता में, ठीक है। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ड्यूटी रहती है, वहाँ पे ओटीज़ हैं, वहाँ पे हम रात रात भर, अगर हम 5 मिनट का रेस्ट चाहते हैं, क्या वो गलत है कि 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम पूरी तरीके से खुद को डिवोट कर पाएँ पेशेंट को? कैसे करेंगे हम अगर हमारी सेफ्टी नहीं होगी? क्या हम गलत हैं अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी हो? इतनी सी छोटी सी डिमांड है हमारी बस। हम ये कहना चाहते हैं कि 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई की केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है, इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है। तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में, क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है। नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज्यादा आ रहा है। बट दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया, इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ। अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी everybody who is involved in this crime has not been मतलब they are not even being investigated, honestly speaking। अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation। तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है। तो everybody has to wake up, the entire India has to wake up, because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is, है ना। ये the government is letting you down, the people are letting you down, we doctors, we are supposed to be serving you, है ना, that is our duty, but that doesn't mean you misuse us while we are doing our duty। एक्चुअली जो मेरा स्टोरी मैं बताती हूँ, मैं 700 किलोमीटर से दूर आई हूँ, जबलपुर, मेरा नेटिव है आंध्र प्रदेश। हम ये सोच के यूपी के कानपुर में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे ट्रेन हादसा हो गया। गाड़ी संख्या 19-168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक प्रथम दृष्टि बोल्डर इंजन से टकरा गया और इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया था। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है।
तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएँ, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि जो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने एमजीओटीए घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोलकाता मामले पर स्मृति ईरानी का बोलना बेकार है। वो इस मामले को लेकर अपनी राजनीति को दोबारा शुरू करना चाहती हैं। अब आप लोगों की क्या जिस तरह से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से होता चला जा रहा है। हर बात पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगता है। जब भी गवर्नर कुछ करता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरा भरोसा है कि इस पर भी इसमें है कुछ नहीं, हम सब जानते हैं। बिना बात के राजनीतिकरण करना ये गलत है। स्मृति जी का क्या है, मतलब किस मुंह से वो बोलती हैं? हाथरस पे चुप रही, मणिपुर पे चुप रही, कठुआ पे चुप रही, उन्नाव पे चुप रही, अब चली आ रही हैं बोलने। उनको कहिए कि आपको अपनी राजनीति फिर से शुरू करनी है तो किसी और तरीके से करिए, इस तरीके से न करिए। आपके मन में कोई स्थान नहीं है महिला सुरक्षा या महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। वो हमने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। अब राजनीति में ऐसे लोगों को रहना भी नहीं चाहिए जिनके मन में इतनी संवेदना नहीं है महिलाओं के लिए। रही बात कलकत्ता के इस विभत्स हादसे की, तो सीबीआई के हाथ में है अब जांच, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत फास्ट ट्रैक पर जांच होगी और सजा मिलेगी। सर, डॉक्टर जो ना जब माहौल ऐसा है कि आप डॉक्टरों को न सुविधाएं दे पाते हो, न सुरक्षा दे पाते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि डॉक्टर्स अपना प्रोटेस्ट भी न करें, मुझे लगता है ये गलत है। देखिए, 2 बच्चों की लड़ाई अचानक 2 गुटों की लड़ाई में बदल जाती है, फिर अनेक संगठन उसमें कूद पड़ते हैं और जो कुछ आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है, लेकिन ऐसा शहर है हमारा जिसमें इस तरह की हादसे कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे कि शांति को मत बर्बाद कीजिए या डिस्टर्ब कीजिए, और शांति बनाए रखने में ही वहां पर्यटन इतना होता है। आज अगर अशांत रहेगा शहर तो पर्यटक क्यों आएंगे? तो देश, शहर का नुकसान है, राज्य का नुकसान है, सबका नुकसान है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में होने और उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की चर्चा शुक्रवार को सियासी हलचलों में रही। इस बारे में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि मैंने ये बात सिर्फ रिपोर्ट्स में सुनी है, मेरे पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। और उनके साथ और भी कुछ विधायक कि इस प्रकार की खबरों को मैंने भी खबरों में ही सुना है, इसलिए इसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। और जब ऑथेंटिक जानकारी हुई तो सबसे पहले मैं आपको जिस तरह का जिस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उसके बाद जो माहौल, वैसे में क्या लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए उनका विशेष अधिकार होता है, लेकिन लोकतंत्र में भी व्यक्ति और विधायक और सांसद को अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार है। उनको मुख्यमंत्री पद से जो देखिए, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है, बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग करते हैं। अब वो क्या लगता है आपकी पार्टी में अगर वो आते हैं तो परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते।
कल आपकी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हेमंत कुशवाहा, उन्होंने भी उनके कार्यकाल की बहुत प्रशंसा की। स्वाभाविक है, झारखंड का साढ़े 3 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था, और जिसके कायल झारखंड के एक एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। ये बातें हम सब लोगों को चुभती। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस उपचुनाव में जनता पीडीए को जिताएगी। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव और राज्य में होने वाले बाकी के चुनाव में पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और पीडीए की बड़ी जीत होगी। देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। यूपी के सोनभद्र के एक गांव में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग छात्रा ने देर रात बनारस स्थित बीएचयू अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़िता 20 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अंत में वो जिंदगी की जंग हार गई। वहीं दुष्कर्म के दोषी को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। थाना दुद्दी क्षेत्र के एक गांव में विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची के साथ विद्यालय के ही खेल अनुदेशक के द्वारा बलात्कार करने की घटना प्रकाश में आई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तुरंत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया। अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है। गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी के लिए माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। उसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर में रूटीन चेकअप होना है। साथ ही उनकी लाडली बेटी और लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य भी अभी सिंगापुर में ही है। हालांकि इस पर परिवार के लोगों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नॉर्मल है, वो स्वस्थ है, लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए समय एक रूटीन चेकअप के लिए कहा था। ऐसे में संभावना बन रही है कि लालू यादव सिंगापुर जाएंगे। लालू यादव पिछले कई महीनों से पटना में है। लोकसभा चुनाव में वो रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार में भी निकले थे। पूरे चुनाव के दौरान वो पटना में रहे। बीच बीच में वो लोगों से भी मिलते रहे। कई बार वो अपने विशेष वाहन से पटना या अन्य जगहों का भ्रमण भी करते रहे। बीते 2 दिन पूर्व 15 अगस्त को अपने विशेष वाहन से पटना की सड़कों पर सैर करने के लिए निकले थे और आयकर गोलंबर के पास फल की खरीदारी भी किए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या पर आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के खिलाफ डॉक्टर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना और दोषी की जांच सीबीआई कर रही है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने में देरी न करें, जो उनके द्वारा उठाई गई मांगों में से एक है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले पर CM सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसले राज्यपाल केंद्र सरकार से सलाह के बाद लेते हैं। डॉक्टर को ढूंढा तक नहीं। देखिए, ये पूरा मामला इतना गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके सिरे नहीं मिल रहा। और तमाम इस तरह की जो रेप या गैंग रेप की भी बात आ रही है, वो इस बात को इंगित करती है, इस बात को परिलक्षित करती है कि पूरे देश में जो डॉक्टरों के बीच में आक्रोश है,
वो जायज है। सीबीआई अनुसंधान कर रहा है, त्वरित और सख्त सजा मिले। लेकिन मैं केंद्र की सरकार से भी आग्रह करूंगा कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन के लिए आपसे कुछ कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसमें बिला वजह देर नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की किसी भी वारदात के लिए बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, ऐसा न हो कि जब इस तरह की कोई बड़ा हादसा हो, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो, तो हम जागे। मैंने बार बार आपके माध्यम से कहा कि निर्भया कांड के बाद लगा था कि इस देश में एक सामूहिक चेतन ऐसा जागेगा, वो नहीं हो रहा। सर, पूरे देश भर में डॉक्टर्स ने आज हड़ताल की है। ओपीडी सर्विस, इलेक्टिव सर्विस, सब पर असर पड़ा है। एक तरफ ये हड़ताल है, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में मामले पे लीपापोती कर। देखिए, सीधी सी बात है, जब तहकीकात होगी तो सारी परतें खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए। मतलब मैंने पीड़िता के पेरेंट्स का जो बयान सुना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तमाम चीजों के मद्देनजर आग्रह करूंगा सबों से, चाहे बिहार की घटना हो, कहीं की, एक लेवल पे स्टेट के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, उसको सवाल होना चाहिए, वो सवाल गलत नहीं है। लेकिन एक रुग्णता समाज के अंदर भी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। उस रुग्णता को हमें समझना होगा, उसका भी इलाज चाहिए। लेकिन सर, कल स्मृति ईरानी मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को उस मानसिकता से निकलना होगा कि ये तेरा रेप, ये मेरा रेप। नहीं, ये मानसिकता से तो सबको निकलना है, स्मृति जी को भी निकलना है। अगर ममता जी से उम्मीद, हम सबको निकलना है। ये क्या कि हाथरस के रेप पे चुप्पी, जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां बैठे तो चुप्पी, कोई कलकत्ता पे चुप, मतलब कोई कठुआ पे चुप, कोई बिल्किस के रेपिस्ट को माला पहना है तो अलग। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि एक सामूहिक चेतन में ये अवधारणा बलवती होनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना हमें शर्मसार करती है। हम अपनी बच्चियों को कौन सा हिंदुस्तान दे रहे हैं, कौन सा भारत दे रहे हैं, कोई स्लोगन काम नहीं आएगा। लेकिन गवर्नर सीवी आनंद बोस वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि आप उनके बयान के पर बेकार मेरी टिप्पणी ले रहे हैं। उनको गवर्नर में मानता ही नहीं है। देखिए, गवर्नर का मतलब होता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कस्टोडियन हो जाते हैं ना, तो आप बच्ची के साथ न्याय नहीं कर रहे। न्याय करिए, परत दर परत खुले, ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए। एक और गवर्नर साहब कर्नाटक के थावरचंद गहलोत साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको जांच के अधिकार दिए हैं। मुडा स्कैम में ये अथॉरिटीज जांच कर सकती है, क्या कहना चाहिए? ठीक है, थावरचंद जी को मैं जानता हूं, उन्होंने ये फैसला सिर्फ अपने मर्जी से नहीं लिया होगा। राज्यों के फैसले केंद्र से बैठ करके होते हैं। और जब हमने हेमंत सोरेन जी की रिहाई का वो आदेश पढ़ा था ना हाई कोर्ट से, तो लग गया था कि तमाचा किनके गाल पे पड़ा है। इंतजार करिए। सर, कल चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बिहार के भागलपुर से सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में आज ध्वस्त होकर गिर गया। सुल्तानगंज से अगवानी घाट की तरफ से पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया है। इसे महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी करा रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के इसको बनाया जाएगा। फिर कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है तो कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे उस समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो
पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिजाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। लेकिन अब ये तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल, अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, तुर्की की संसद में शुक्रवार को बवाल हो गया। यहाँ पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर लात घुसे चले, जिसके वीडियोज भी सामने आए हैं। विवाद का कारण जेल में बंद सांसद की रिहाई की मांग को बताया गया है। वीडियो में दर्जनों लोग हाथापाई में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को संसद में तीखी बहस हुई, जिसके बाद सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सांसदों और विपक्ष के सांसदों में हाथापाई हो गई। विपक्षी सांसद अपने सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे, जो अभी जेल में बंद है। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की के सदस्य अहमद सिक ने सहयोगी कैन अटाली की रिहाई की मांग की। इस दौरान विवाद हो गया। वीडियो में भी सत्ताधारी एकेपी पार्टी के सांसद मौका मारने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि संसद की सीढ़ियों पर खून बिखर गया। बताया जा रहा है कि 2013 में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश के आरोप में अटाली को 2022 में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। इसमें सोशल वर्कर उस्मान कावला समेत 6 अन्य पर भी आरोप लगा था। जेल में होने पर भी अटाले को मई 2023 में संसद चुना गया था। हालांकि संसद ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन इसी महीने की 1 अगस्त को कोर्ट ने उनके निष्कासन को अमान्य घोषित किया, जिसके बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें रिहा करने की मांग की। हिंदी समाचार में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।